हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे भाइयों, जैसा कि आपको पता है, हम प्रत्येक दिन आपके लिए सीटेट साइंस पेपर 2 के क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पर सारे क्वेश्चंस हम लेकर आते हैं। तो बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे भी पहले बच्चा आपकी कम से कम 15 से 16 क्लास जा चुके हैं। सभी बच्चे उन क्लास को जाकर जरूर देखें और भाई गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी है। मतलब कि कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो रक्त का थक्का बनाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। बताइए क्या राइट आंसर बनेगा भाई। देखिए बच्चों, आपको पता है जिसका राइट आंसर बनेगा वो आपको क्या है, राइट आंसर बनेगा भाई डी इज द राइट आंसर। जो विटामिन के होता है, इसकी कमी से क्या होगा, कमी से ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रक्त का थक्का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है जी, इससे तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा इसकी कमी से। विटामिन सी की कमी से, इसकी कमी से क्या होगा, इसकी कमी होगी, इससे बीमारी होती है स्कर्वी। कौन सी बीमारी होती है जी दोस्तों, स्कर्वी होती है। विटामिन बी की कमी की बात हम करें तो इसकी कमी से होती है भाई एक डिसीज होती है, इसको हम बोलते हैं बैरी बैरी। और विटामिन ए की कमी से क्या होगा भाई, आपका होता है एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, ये सारी डिसीज होती हैं, तो विशेष तौर पर ध्यान रखना है भाई। तो इसका राइट आंसर बनता है विटामिन डी जो होता है, सॉरी विटामिन के जो होता है, डी ऑप्शन रहेगा। ये रक्त का थक्का बनाने में हेल्पफुल होता है, ब्लड क्लॉटिंग में होता है। विटामिन के का यदि आपसे रासायनिक नाम पूछ लिया जाए, केमिकल नेम पूछ लिया जाए, तो भाई केमिकल नेम जो होता है इसका वो होता है आपका फ्लोक्विनोन। क्या नाम होता है जी दोस्तों, फ्लोक्विनोन इसका नाम होता है। तो ध्यान रखना है इस बारे में। ठीक है जी, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से जीवों का वह युग्म पहचानिए जो द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो ऐसा कौन सा होगा जो द्विखंडन प्रजनन करता है या फिर अपने में से टूट करके दूसरे जीव का निर्माण करेगा। तो देखिए भाई, कॉकरोच, हाइड्रा कॉकरोच होता है, यीस्ट अमीबा होता है, अमीबा पैरामीशियम होता है, फिर हाइड्रा यीस्ट होता है। बताइए भी क्या राइट आंसर होगा। यहाँ पर कॉकरोच है, ये बात गलत होती है। यीस्ट मुकुलन विधि से करता है, यहाँ पर मुकुलन विधि से करेगा। तो मेरे बच्चे राइट आंसर बनेगा कौन सा, जो अमीबा और पैरामीशियम होते हैं ये दोनों, ये क्या करते हैं भाई, आपका द्विखंडन विधि होती है। कौन सी होती है, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन, वो जिसको हम बोला जाता है। तो इस विधि से क्या करते हैं बेटा बच्चा, ये एक दूसरे जीव का निर्माण करेंगे। तो मेरे बच्चा रीड, जो इसका राइट आंसर बनेगा सी इज द राइट आंसर, अमीबा पैरामीशियम। और इनकी क्या होती है, तो विशेष तौर पर ध्यान रखना है, इनका क्या होता है, दोनों का क्या होती है, शेप जो होती है अनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, थर्ड क्वेश्चन देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में से क्या एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, जब कोई वस्तु को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जाता है तो भाई उसको दोबारा उसी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। केमिकल चेंज के अंदर फिजिकल में क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, अब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा रहा है उसको, तो उसको दोबारा यूज में लाया जा सकता है। केमिकल चेंज में उसको दोबारा यूज में नहीं लाया जा सकता। जैसे कि मैं कहता हूँ भोजन का पचना, अब भोजन का डाइजेशन हो चुका है तो दोबारा से उसका भोजन नहीं बन सकता। मैं कह सकता हूँ जैसे कि मान के चलिए, अब यहाँ पर मैंने कहा कि भाई पानी का बर्फ में कन्वर्ट होना, तो भाई ध्यान रखना है, बर्फ से दोबारा क्या बना सकता है, पानी बनाया जा सकता है। ये भौतिक अभिक्रिया होती है, भौतिक परिवर्तन होता है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब होता है एक बार जिस पर क्या होता है, एक अवस्था से दूसरा अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो उस अवस्था में क्या होगा, दोबारा अवस्था में नहीं लाई जा सकती है। तो देखिए भाई, डाइजेशन ऑफ इन अवर बॉडी, तो हमारे शरीर में भोजन का पचना ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है जी, फर्मेंटेशन किण्वन अभिक्रिया, एक होता है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और एक होता है मतलब क्रिस्टलीकरण। देखिए भाई, ध्यान रखना है, जो आपका हमारे शरीर में भोजन का पचना होता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी एक कैसा रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन अभिक्रिया होती है, जैसे आपने देखा होगा जैसे शराब बनाई जाती है ना, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, तो वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण केमिकल प्रोसेस होता है। परंतु विशेष तौर पर ध्यान रखिए, जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टलीकरण होता है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। तो इसका राइट आंसर बनेगा डी। ठीक है, यही पूछा गया कि केमिकल परिवर्तन मतलब कि जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आपको क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो इसमें क्या होता है CO2 होता है, प्लस में क्या होता है H2O होता है, और सनलाइट की उपस्थिति होती है। क्या होता है, सनलाइट होती है। इसके साथ साथ क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है जी, उसके साथ साथ क्या होगा, आपका बनेगा C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा, प्लस में ऑक्सीजन बनता है, और प्लस में क्या बनता है भाई, जल बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि मानव शरीर के निम्नलिखित में कौन से प्रकार से डायलिसिस का प्रक्रम जुड़ा है। डायलिसिस प्रोसेस किससे संबंधित होता है भाई, ऐसा कौन सा प्रक्रम है। द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। भाई सर्कुलेशन होता है, एक्सक्रिएशन होता है, या फिर उत्सर्जन होता है, या फिर रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, या फिर रेस्पिरेशन होता है। देखिए परिसंचरण का तो मतलब किससे होता है, ब्लड से संबंधित होता है ना, ब्लड से, रक्त से संबंधित है। उत्सर्जन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल का निकालना, ठीक है, शरीर से वेस्ट मटेरियल को निकालना होता है। ठीक है जी, और जनन जो होता है ये भाई एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये मेल फीमेल का पार्ट होता है, उसके अंदर जनन होगा। तो भैया ये आपका पूछ रहा है डायलिसिस, डायलिसिस एक प्रोसेस कैसी होती है, हाँ, और जनन अलग है, श्वसन अलग है। तो भाई ये क्या होता है, एक वेस्ट मटेरियल उत्सर्जन का ही एक भाग होता है। आपको पता है डायलिसिस प्रोसेस जो कराई जाती है भाई, ये आपकी जब किडनी खराब हो जाती है, क्या खराब हो जाती है, किडनी, किडनी जिसको हम विक्र बोलते हैं, विक्र या गुर्दा बोला जाता है, जब ये आपकी खराब हो जाती है तो उस स्थिति में आपकी क्या कराई जाती है भाई, डायलिसिस प्रोसेस कराई जाती है, जिसमें आपका यूरिक एसिड और यूरिया को अलग किया जाता है ब्लड के अंदर से। तो ध्यान रखना है, अब किडनी आपके शरीर से क्या निकालती है, वेस्ट मैटर को निकालेगी। तो भाई किससे संबंधित होता है, आपका एक्सक्रिएशन मतलब कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। कौन सा, डायलिसिस प्रक्रम। किडनी खराब होने पर आपकी डायलिसिस प्रोसेस कराई जाएगी। किडनी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है भाई, ध्यान रखना, वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन, ध्यान रखिए। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मेरे दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों का रूपांतरित जड़ों के रूप है, मतलब कि जड़ों के रूप है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ मॉडिफाइड रूट्स ऑफ अ प्लांट, मतलब कि जड़ों के भाग बताने हैं। तो जड़ों के भाग कौन कौन से भाई, ऑनियन है, टर्निप है मतलब प्याज, सलगम है, सलगम गाजर है, गाजर आलू है, या फिर आलू मटर। बताइए भाई क्या होगा। जड़ के एग्जाम्पल आपको बताने हैं, रूपांतरित जड़। तो ध्यान रखना भाई, आपको पता होगा तना को, तो एग्जाम्पल आपको पता है, तना जो होता है जिसको हम स्टेम बोलते हैं, स्टेम का एक लॉजिक होता है, स्टेम का एक लॉजिक है कौन सा, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, इसका एक लॉजिक है तने वालों का। तो भाई हैस, हद से क्या हो गया, हल्दी हो जाता है, ठीक है, के से हो जाएगा केसर, ठीक है जी, डे से क्या हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, उसके बाद आ से आलू हो जाता है, और पै से हो जाता है प्याज। तो ये सभी तने वाली चीजें हैं। तो तना तना निकाल दो, जड़ बच जाएगा भाई। तो देखो प्याज है, ये आपका क्या है मेरे दोस्तों, ये तना है। सलगम एक क्या है, ठीक है, जड़ है। सलगम, गाजर, आलू, गाजर या फिर आलू मटर। अब यहाँ पर आलू की बात आ रही है, तो आलू ये क्या पर मेरा तना आ गया, यहाँ देख लो ये तना आ गया, ठीक है जी, ये पूछ रहा है जड़ों वाला। यहाँ पर तना, यहाँ पर भी तना आ गया है, ठीक है जी। और देखिए दोस्तों मेरे बच्चों, यहाँ पर प्याज है, ये भी क्या आ गया, तना आ गया है। बच गया क्या आपका, सलजम और गाजर। तो ये दोनों भाई हम कह सकते हैं एक प्रकार से ये एग्जांपल होते हैं किसके, जड़ों के भी, ठीक है जी। तो राइट आंसर बनेगा मेरे भाइयों क्या, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर ये सभी तने हैं, हल्दी, केसर, अदरक, आलू, प्याज, इनको निकाल लो, जो बचेगा वो जड़ है, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहां पर होता है, जो फेफड़े होते हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान कहां पर होता है, वायु मार्ग में, वायु कोश में, श्वास नली में, या फिर फुफ्फुस आवरण में। तो देखिए भाई कह रहा है कि वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग्स, एयर पैसेज के अंदर, एल्वली के अंदर, ट्रैकिया के अंदर, या फिर प्लूरा के अंदर। तो ध्यान रखना भाई, इसका राइट आंसर जो होगा वो एल्वलाई होती हैं, ये आपके वायु कोश होते हैं। क्योंकि मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि एल्वली जो होती हैं ये आपकी लंग्स की, हम कह सकते हैं लंग्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, लंग्स की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ठीक है जी। तो लंग्स के अंदर एल्वलाई होती हैं, ये भाई आपको गैस को आदान प्रदान करने का काम करेंगे, एक प्रकार से
एक प्रकार से जो आपको ब्लड होता है, ब्लड को फिल्टर करने का, मतलब कैसे फिल्टर करने का, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को डालना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का जो काम करता है वो लंग्स करता है। लंग्स के अंदर भाग होता है कौन सा, एल्वेलाई होती हैं, जिसको हम वायु कोश कहते हैं भाई, यही काम करता है आदान प्रदान का। ये करता क्या है, उसमें से किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेगा और उसके अंदर ऑक्सीजन को डाल देता है। कौन, लंग्स के अंदर पाई जाती है एल्वेलाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई साहब बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये प्लूरा जो होता है, ये तो फेफड़े जो होते हैं ना भाई, फेफड़ों को चारों की तरफ से ढकने का काम करती है ये, है ना। एक मेम्ब्रेन होती है, प्लूरा मेम्ब्रेन होती है, ये आपके लंग्स को ढकने का काम करेगी। चलिए, और ट्रैकिया आपके श्वास नली के अंदर होता है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कहता है भाई एक तत्व एक्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो निम्नलिखित में से एक्स क्या हो सकता है। सल्फर है, मैग्नीज है, कार्बन है या फिर नाइट्रोजन है। बताइए मेरे बच्चों क्या राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। जल्दी से जवाब दें भाई, क्या कहते हो क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब बताइए। चलिए ध्यान रखना भाई, बात करनी है इसके बारे में, आपको जवाब देना है कि भाई आपका सल्फर होगा, मैग्नीशियम होगा या फिर आपका कार्बन या नाइट्रोजन। आप कमेंट करके बताना भाई इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब। एक आधा क्वेश्चन आप भी बताओगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, जब हवा गर्म होती है तो उसके अणु क्या करते हैं। जब एयर को, हवा को गर्म किया जाता है तो क्या होगा, व्हेन एयर इज हीटेड व्हाट डू इट्स मॉलिक्यूल डू। तो उसके कण जो होते हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, गति नहीं करते हैं, रंग बदलते हैं। तो ध्यान रखना है, जब एयर के मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जब आप इनको क्या करेंगे भाई, इनको जैसे ही आप हीट करते हैं, जैसे ही गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं भैया, दूर दूर हो जाते हैं, भागने लगते हैं। तो ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या बनेगा, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, मूव फर्दर अपार्ट। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है दूर दूर जो भागते हैं वो कौन होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे जब एयर को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, जैसे कि गर्मियों के समय में जब गर्म लू चलती है ना, उसी समय की क्या होती है, तो ये क्या करते हैं, दूर दूर भागने का काम करती हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एल्युमिनियम का कौन सा गुणधर्म उसे खाद्य पदार्थ को लपेटने के लिए फॉयल पन्नी बनाने के लिए उपयुक्त होता है। आपने देखा फॉयल पेपर बनाया जाता है एल्युमिनियम की, है ना, फॉयल पेपर जिसमें खाने को लपेटा जाता है, रोटी सब्जी जो होती है उसको लपेटा जाता है, शादियों में आपने देखा होगा उसको कवर कर देते हैं उससे, एल्युमिनियम की जो फॉयल होती है। तो विच प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम मेक्स इट सुटेबल्स फॉर मेकिंग फॉयल्स फॉर रैपिंग फूड्स। बताइए क्या होगा, यह ऊष्मा का स्वचालक होता है इसलिए करते हैं इसको, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यह बहुत आघातवर्धनीय है, या फिर लाभकारी मिश्रित धातु बनाता है। बताइए क्या राइट आंसर बनेगा। क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है एल्युमिनियम की जो उसको भाई, उसकी क्या बनाई जाती है, उसका फूड जो फूड पर ढकने के लिए उसको क्या पतला पतला बनाया जाता है। तो ध्यान रखना, यदि पतला बनाया जाएगा, उसकी चादर बनाई जाएगी, उसकी सीट्स बनाई जा रही है, तो भाई वो क्या होगा, वह एक बहुत ही आघातवर्धनीय है। मतलब कि एल्युमिनियम क्या होता है, आपको पता होता है जितनी भी आपकी धातु होती हैं, धातु जो होती हैं, धातु क्या होती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं। आघातवर्धनीय का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि उनकी पतली पतली क्या बनाई जा सकती हैं, पतली पतली सीट बनाई जाती है, पतली पतली चादर बनाई जा सकती है पीट पीट करके। ठीक है, तो जैसे लोहे की, है ना, सोने की, चांदे की, कॉपर की, तांबे जिसको हम बोलेंगे, उनकी सभी की पतली पतली चादर बनाई जा सकती है। तो यही कहना चाह रहा है बेटा, इट इज हाईली मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है पीट पीट करके पतली पतली चादर बनाई जाती है। तो एल्यूमिनियम की सबसे पतली चादर बनाई जाती है भाई साहब, कौन सा, आपकी फॉयल पेपर जो होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना वही राइट आंसर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि धातुओं के अंदर मेलिएबिलिटी का गुण पाया जाता है, डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है, मतलब उसकी तन्यता ज्यादा होती है, पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं धातुओं के। ठीक है, उसके साथ साथ सोनरस का गुण पाया जाता है, जिसमें पीटने पर आवाज करती हैं धातुएं जो होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। रतौंधी होगा, स्कर्वी होगा, पोलियो होगा या फिर हड्डियों का कमजोर होना। वैसे मैं बात करता हूँ विटामिन डी की कमी से क्या होता है भैया, आपका रिकेटस बीमारी होती है, और रिकेटस बीमारी जो होती है ये हड्डियों से संबंधित है, हड्डी से संबंधित है, और हड्डियां आपकी वीकनेस कमजोर हो जाती हैं। तो बिल्कुल डी इज द राइट आंसर बनेगा। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से होगा, और पोलियो तो बेटा एक अलग से बीमारी होती है जिसके खोजकर्ता कौन है, जॉनी सॉल्क हैं। ठीक है, जॉनी सॉल्क हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाली एक होती है, कौन सा, पोलियो जो होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसलों का समुच्चय, भाई रबी फसलों का समुच्चय बताना है।
तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ रबी क्रॉप्स? भाई चना सरसों मटर गेहूं, चना सरसों धान सोयाबीन, मूंगफली सरसों मटर गेहूं, या फिर चना मक्का धान गेहूं। बताइए मेरे बच्चों क्या होगा, जल्दी से बताएं मेरे भाइयों, क्या राइट आंसर बनेगा? बहुत ही शानदार मेरे दोस्तों, बताइए। तो ध्यान रखना है, क्या राइट आंसर बनेगा भाई? चलिए मेरे भाइयों, तो बहुत ही शानदार। तो मेरे भाइयों, तो मूंगफली सरसों और मटर और गेहूं जो होते हैं, ये भैया आपकी कौन सी फसलें होती हैं? रबी की फसलें होती हैं भाई। क्या राइट आंसर बनेगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। पहले देखिए, न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार जब जब आप एक गेंद को दीवार की ओर फेंकते हैं तो दीवार किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगी, है ना? न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार जब आप क्या है गेंद को दीवार की तरफ फेंकेंगे तो दीवार किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेगी? गेंद पर कोई कोई बल लगाए बिना कार्य करेगी, या फिर गेंद के विपरीत दिशा में एक बल लगाती है, गेंद के समान दिशा में एक बल लगा करके, या फिर गेंद के द्रव्यमान के समान बल लगा करके क्या करेगी भाई? तो आपको पता है एक्शन टू रिएक्शन होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाने का काम करेगी भाई साहब, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा मेरे दोस्तों? न्यूटन का तीसरा नियम होता है बिल्कुल, तो गेंद के विपरीत दिशा में यदि गेंद इधर जा रही है तो वो किस तरफ फोर्स लगाती है भैया? इधर की तरफ। यहाँ टकराएगी तो ऐसे फोर्स लगेगा। तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें क्या होता है? एक्शन टू रिएक्शन। एक्शन टू क्या होगा? एक्शन टू रिएक्शन होता है न्यूटन के थर्ड नियम में, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होता है। बिल्कुल शानदार और सही सटीक जवाब है भाई। चलिए चलिए, ठीक है। मूंगफली होती है मेरे भाइयों, मूंगफली जो होती है ना, ये खरीफ की फसलों में आती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा किस में होती है? गुजरात में होती है। तो ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा भाई कौन सा? ए। ए इसका राइट आंसर होगा, ना कि आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि आपका क्या होता है, आपका मूंगफली जो होगा खरीफ की फसलों में आता है। तो ध्यान रखना, ए इज द राइट आंसर बनेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई दोस्तों, कहता है यकृत का मुख्य कार्य क्या है? लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्तचाप को नियंत्रित करना, शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, या फिर श्वसन क्रिया करना। तो लीवर का क्या काम होता है? तो मेरे भाइयों, लीवर का जो मेन कार्य होता है, ये क्या काम करता है भाई? ये करता है आपका किसका? ये काम करेगा शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने का काम करेगा। तो भैया बी इज द राइट आंसर, टू रिमूव टॉक्सिक फ्रॉम द बॉडी। यदि आपने कभी देखा होगा, जब व्यक्ति जहर खा लेता है तो भैया इसको हम बोलते हैं टॉक्सिक एजेंट भी बोला जाता है। लीवर को क्या बोलते हैं? लीवर क्या होता है? टॉक्सिक एजेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टॉक्सिक एजेंट भी कहा जाता है किसको? लीवर को, ठीक है जी, ध्यान रखना है। चलिए, तो जहर का जो पता लगाया जाता है किससे मौत हुई है, तो भाई ध्यान रखना, वो लीवर जो होता है किसी भी मात्रा जो होती है सभी मात्रा को अपने अंदर स्टोर करने का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? वृद्धांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है, मतलब छोटी आंत बड़ी आंत की बात कर रहा है। वृद्धांत में पाचित भोजन का अवशोषण होता है, वृद्धांत में भोजन का परिपाचन होता है, या फिर वृद्धांत में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। बताइए मेरे बच्चों, क्या राइट आंसर बनेगा? तो क्या राइट आंसर बनेगा? ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर विलीन नहीं होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉलर इंटेस्टाइन, मतलब कि वृद्धांत जो होती है क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी होती तथा छोटी होती है। हाँ बिल्कुल सही जवाब बनेगा, क्योंकि आपको पता बनेगा ये जो आपकी वृद्धांत होती है ये भाई साहब क्षुद्रांत की अपेक्षा कैसी होती है? चौड़ी होती है बिल्कुल, और छोटी होती है। क्योंकि आपको पता है जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये दोस्तों लेंथ में कितनी होती है? 6 से 6.5 मीटर होती है, ठीक है जी, पहली बात तो ये। और इसका जो डायमीटर होता है, व्यास जो होता है, व्यास किसका? छोटी आंत का, ये होती है भैया 1 इंच लंबा। कितनी होती है? 1 इंच की होती है। कितनी होती है? 1 इंच, 1 इंच की होती है भाई, ध्यान रखना है। और लार्ज की मैं बात करूं, लार्ज इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करता हूं तो ये होती है मेरे बच्चों कितना? 1.5 से कितना? 1.5 से 2 मीटर। कितनी होती है? 1.5 से
2 मीटर तक होती है भाई आपकी क्या, आपकी बड़ी जो आंत होती है, और इसका जो व्यास होता है, इसके व्यास के डायमीटर की मैं बात करूं तो लगभग 3 इंच के आसपास होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना यही इसका राइट आंसर बनेगा, ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 15, बल्ब में तंतु का कौन सा गुण उसे प्रदीप्त करता है? मतलब कि जो बल्ब होता है उसके जो फिलामेंट लगा होता है वो कौन सा गुण उसको प्रदीप्त करने का, जलने का काम करेगा? विच प्रॉपर्टीज ऑफ फिलामेंट इन अ बल्ब मेक इट्स ग्लो? उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक होता है, निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक होता है, निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक होगा, और या फिर आपका उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक होगा। भाई देखो आपको पता है जो विद्युत बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट तंतु जो होता है ये किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है जी, टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर तो क्या होगा भाई? उच्च गलनांक होगा। तो उच्च गलनांक इन दोनों ऑप्शन में आता है, ये दो ऑप्शन तो कट जाते हैं, है ना। उसके बाद देखिए भैया, अब रेजिस्टेंस जो होगा, प्रतिरोध जो होगा ज्यादा होता है निम्न होता है, तो प्रतिरोध भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई साहब, ए इज द राइट आंसर। हाई रेजिस्टेंस होगा और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, रुकावट जो होती है, प्रतिरोध जिसको हम बोलते हैं, वो ज्यादा होती है। तो बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, डायलिसिस किस अंग के कार्य के करने में विफलता के कारण किया जाता है? डायलिसिस जो होता है किस परफॉर्म ड्यू टू द फेलियर ऑफ विच ऑर्गन्स? कौन सा ऑर्गन खराब हो जाता है डायलिसिस प्रोसेस जब कराते हैं? तो यकृत होता है, फेफड़ा होता है, गुर्दा होता है, हृदय होता है। अभी मैंने बताया भाई, किडनी होती है, किडनी। किडनी को क्या बोलते हैं भाई? गुर्दा बोलते हैं, विक्र बोलते हैं। जब ये खराब हो जाती है तो डायलिसिस प्रोसेस कराई जाती है, ब्लड को फिल्टर करके उसमें से यूरिक एसिड और यूरिया को अलग करके बाहर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, दो अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तुओं को एक ही ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी? तो टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास आर ड्रॉप्ड स्टिमुलसली फ्रॉम द सेम हाइट, विच ऑब्जेक्ट्स विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट? तो ध्यान रखना भाई, न्यूटन का लॉ ये कहता है भाई साहब, यदि ऊपर से गिराई गई हर वस्तु का यदि मास, मतलब कहना चाहता है पृथ्वी की जो ग्रेविटी होती है वो मास पर, उसके मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मास का और उसके वजन का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ध्यान रखना है। तो बच्चों सबसे बड़े द्रव्यमान वाली वस्तु पहले नीचे आएगी, या फिर आपका छोटे द्रव्यमान वाली वस्तु नीचे आएगी। दोनों वस्तु एक समय में एक साथ जमीन पर पहुंचेंगी, या फिर वह वायु प्रतिरोध पर निर्भर करती है। तो ध्यान रखना है, दोनों वस्तु एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है। तो ध्यान रखना है, क्योंकि भाई साहब आपका मास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस ग्रेविटी पर। ग्रेविटी पर ध्यान रखना, पृथ्वी अपने तरफ सब वस्तु को कितनी रफ्तार से खींचती है? जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से खींचती है। तो जी का कोई प्रभाव होता है सब वस्तु पर, उसके मास का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो मास ज्यादा हो या कम हो, परंतु हर एक वस्तु को क्या कर सकती है? अपनी तरफ उसी सेम समय में ही खींचती है नीचे। ठीक है, तो समान समय में ही नीचे गिरेंगी दोनों वस्तुएं, द्रव्यमान कोई प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में ऐसे कौन से समुच्चय में केवल भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन का मतलब फिजिकल चेंज। तो लोहे का जंग लगना, आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम का जमना, कैंडी का घुलना, ब्रेड रोटी का जलना, तेल का उबलना, रोटी ब्रेड का जलना, कॉपर का क्षरण। बेटा ध्यान रखना है, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन ये तो है नहीं। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, ब्रेड में रोटी में ये किण्वन प्रक्रिया है तो ये भी नहीं है, रोटी में ब्रेड का जलना ये भी, कॉपर का संरक्षण ये भी नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा आइसक्रीम का जमना और कैंडी का घुलना। ये कैसा है भैया? है ना, ये कौन से हैं? दोनों क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ये कैसा? फिजिकल चेंजेस होते हैं। बिल्कुल सेकंड इसका राइट आंसर बनेगा भाई। अगले क्वेश्चन तक बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे को भोजन बनाने में मदद नहीं करता भाई? तो निम्न से कौन सा पौधे को भोजन बनाने में मदद नहीं करेगा? जड़, तना, पत्ती या फूल? तो आपको पता जड़ भी भोजन बनाती है, आपका तना भी, पत्ती तो सबसे ज्यादा भोजन बनाती है भाई। ध्यान रखना, पेड़ पौधे की पत्तियों में भोजन बनता है तो तना भी हेल्प करेगा, जड़ भी करेगा, परंतु फूल के अंदर कोई भोजन का कोई कार्य नहीं होता है, तो फूल जो होता है भोजन बनाने में हेल्प नहीं करता। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो भाई कौन सी होती है? वो आपका आयरन लोहा होता है, कॉपर तांबा होता है, मैग्नीशियम होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है। बताइए मेरे दोस्तों क्या राइट आंसर बनेगा? कौन सी ऐसी आपकी धातु होती है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी भाई? बताइए क्या राइट आंसर बनेगा मेरे दोस्तों, बताइए भाई। तो ध्यान रखना है, राइट आंसर बताना भाई, क्या राइट आंसर बनेगा आप इसमें कमेंट में बताइए। तो चलिए मेरे बच्चों, आज की क्लास को यहीं पर बांध देते हैं। 20 क्वेश्चंस बड़े मजेदार क्वेश्चंस हैं। सभी बच्चे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।